जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लो समझ लो में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे चौथा पार्ट वीडियो। इसके पहले हमने 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उन वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इस सीरीज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि हम हर वीडियो में बताते हैं। तो टाइम को ध्यान में रखते हुए चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम चलेंगे 151 नंबर से। 151 नंबर क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संसद को स्वीकार करने से किसने इनकार कर दिया। ये कितने नहीं है, किसने। ओके, किसने इनकार कर दिया बताना है। फ्रैंकफर्ट की संसद को स्वीकार करने से किसने इनकार कर दिया। 4 ऑप्शन है, विलियम प्रथम, विलियम केसर द्वितीय, फ्रेडरिक विलियम तृतीय और फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। तो डी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, फ्रैंकफर्ट की संसद को स्वीकार करने से किसने इनकार कर दिया, तो फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। तो डी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हम बता दें कि फ्रैंकफर्ट एक जर्मनी का शहर है। ओके, क्या है, जर्मनी का शहर है, जो कि 5वां सबसे बड़ा शहर है। तो ये भी याद रखना। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 152, नेपोलियन तृतीय के जीवन का अंतिम युद्ध था। बताना है, नेपोलियन तृतीय के जीवन का अंतिम युद्ध कौन सा था। 4 ऑप्शन है, सिडेवा का युद्ध, क्रीमिया का युद्ध, सेडान का युद्ध या फिर वाटरलू का युद्ध। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्रीमिया का युद्ध। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेपोलियन तृतीय, जैसा कि हम हर बार बता चुके हैं कि नेपोलियन तृतीय जो है फ्रांस का सम्राट था या नरेश था फ्रांस का। ओके, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था, 8 अक्टूबर 1853 को। कब हुआ था, 8 अक्टूबर 1853 को स्टार्ट हुआ था और 30 मार्च 1856 को इसकी समाप्ति हुई थी। तो ये भी याद रखना, इस युद्ध को इतिहास में सबसे मूर्खतापूर्ण युद्ध माना जाता है, क्योंकि ये युद्ध एक छोटे से धार्मिक विवाद के लेकर हुआ था। ओके, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 153, यूरोप में लाल सुल्तान के नाम से कौन मशहूर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, महमूद द्वितीय, बिस्मार्क, मोहम्मद अली, सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय। तो डी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यूरोप में लाल सुल्तान के नाम से कौन जाना जाता था, सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय। तो डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, इसको एक और नाम से भी जाना जाता था, सापित अब्दुल। किस नाम से जाना जाता था, सापित अब्दुल। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सापित अब्दुल के नाम से किसे जाना जाता है। तो याद रखना, सुल्तान अब्दुल हामिद को सापित अब्दुल के नाम से भी जाना जाता है। तो और इसको और किस नाम से जाना जाता है, लाल सुल्तान के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 154, 1866 के ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध को इस नाम से भी जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 वीक्स वार, 7 वीक्स वार, 6 वीक्स वार और 8 वीक्स वार। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 7 वीक्स वार। तो बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 वीक्स वार। 1866 के ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध को 7 वीक्स वार के नाम से भी जाना जाता है। वीक्स वार मतलब होता है सप्ताह, वीक मतलब क्या होता है सप्ताह, वार मतलब क्या होता है युद्ध। तो 7 सप्ताह युद्ध के नाम से जाना जाता है। ओके, 7 सप्ताह युद्ध, कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा 7 सप्ताह युद्ध। ओके, तो याद रखेंगे 1866 के ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध को 7 सप्ताह युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 155, इटली के एकीकरण के बाद उसकी राजधानी बना। बताना है, इटली के एकीकरण के बाद उसकी राजधानी बना। 4 ऑप्शन है, बर्लिन, पेरिस, रोम, वाशिंगटन। इजी क्वेश्चन है, सभी को आ रहा होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रोम। तो सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इटली के एकीकरण के बाद उसकी राजधानी बनाई गई, किसको, रोम को। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि 20 दिसंबर 1870 ईस्वी को विक्टर इमैनुअल ने रोम पर आक्रमण किया। उसके बाद उसको जीत लिया, फिर उसको इटली में विलय कर लिया। उसके बाद इटली की राजधानी रोम को बना दिया। इस तरह से इटली का एकीकरण पूर्ण हो गया।
इटली का एकीकरण 3 चरणों में पूर्ण हुआ, ये भी आपको याद रखना है। ओके, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 156, मजनी ने किस संस्था का निर्माण किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मजनी ने किस संस्था का निर्माण किया था? यंग इटली, कार्बोनरी, न्यू इटली, लाल कुर्ती। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, यंग इटली। मजनी ने किस संस्था का निर्माण किया था? यंग इटली। यंग इटली मतलब युवा संस्था। ओके, युवा इटली या युवा संस्था था ये। इस संस्था के अंतर्गत 18 से लेकर के 40 वर्ष के उम्र तक के लोग भर्ती होते थे। इसमें टोटल 60,000 सदस्य हो गए थे इस संस्था के अंतर्गत। ओके, तो याद रखना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 157, गैरीबाल्डी ने अपने जीवन के अंतिम क्षण किस टापू पर व्यतीत किए? बताना है। गैरीबाल्डी ने अपने जीवन के अंतिम क्षण किस टापू पर व्यतीत किए? 4 ऑप्शन है, सिसिली, एल्बा, कपरेरा, कैप्री। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, कपरेरा। तो सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गैरीबाल्डी कौन था? देखिए गैरीबाल्डी इटली के नए इतिहास में सबसे विजयी सेना की कमान संभालने वाला एक क्रांतिकारी था। इसको दक्षिण अफ्रीका में भी सेना की कमान संभालने के लिए इसको बुलाया गया था। ओके, तो याद रखना सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 158, कैयूर की विदेश नीति को महत्वपूर्ण बनाने में किस युद्ध की खास भूमिका रही? इटली का युद्ध, वाटरलू का युद्ध, क्रीमिया का युद्ध, प्रसा का युद्ध। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इटली का युद्ध। ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कैयूर की विदेश नीति को महत्वपूर्ण बनाने में किस युद्ध की भूमिका रही? इटली के युद्ध में। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 159, जर्मन पीपुल्स पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हिटलर, स्ट्रेसमान, रॉबर्टसन, इनमें से कोई नहीं। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रेसमान। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जर्मन पीपुल्स पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? स्ट्रेसमान। तो बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, याद रखेंगे स्ट्रेसमान आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस पार्टी का स्थापना कब हुई थी? तो इस पार्टी का स्थापना हुई थी 1863 ईस्वी में। जर्मन पीपुल्स पार्टी की स्थापना जो हुई थी 1863 ईस्वी में। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए आप लोग घबराइए नहीं, ये यूरोप का इतिहास है, कोई भारत का इतिहास तो है नहीं, लेकिन यूरोप का इतिहास है, इसलिए आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। लेकिन आप इस सीरीज़ के सभी वीडियो देखेंगे, 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको आसानी से ये सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे और आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यकीन मानिए अगर आप 2 से 3 बार सभी वीडियो देखते हैं इस सीरीज़ के, तो आप अपने एग्जाम में बेहतर तरीके से क्वेश्चन करके आएंगे। ओके, प्रश्न संख्या 160, वर्ष 1970 ईस्वी में यूरोप का केंद्र बिंदु था। बताना है। वर्ष 1970 ईस्वी में यूरोप का केंद्र बिंदु था फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी। 4 ऑप्शन हैं आपके पास। बताना इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, जर्मनी। ओके, तो डी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1870 ईस्वी में यूरोप का केंद्र बिंदु कौन था? जर्मनी। तो याद रखेंगे डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 161, फ्रैंकफर्ट संधि के बाद फ्रांस को कौन सा राज्य प्रसा को देना पड़ा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रैंकफर्ट संधि के बाद फ्रांस को कौन सा राज्य प्रसा को देना पड़ा? 4 ऑप्शन है, अल्सास, लवेन, हनोवर, ए एवं बी दोनों। उनको 2 राज्य दिए गए थे। ओके, फ्रैंकफर्ट संधि के बाद फ्रांस द्वारा प्रसा को 2 राज्य दिए गए थे। कौन कौन से? लवेन और हनोवर। तो यानी डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो डी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, लवेन और हनोवर। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 162, स्लेस्विंग राज्य में किन जातियों की संख्या सर्वाधिक थी? बताना है। स्लेस्विंग राज्य में किन जातियों की संख्या सर्वाधिक थी? जर्मन, ईसाई, डेन, कैथोलिक। 4 जातियां आपके सामने दी हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेन, यानी सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्लेस्विंग राज्य, ये स्लेस्विंग राज्य किस शहर का है? जर्मनी का है। ओके, जर्मनी का एक राज्य है स्लेस्विंग। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि स्लेस्विंग राज्य में किन जातियों की संख्या सबसे अधिक थी? तो किन जातियों की संख्या सबसे अधिक थी? डेन की। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 163,
गेस्टाइन समझौते के द्वारा कील बंदरगाह पर किस राज्य का अधिकार हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑस्ट्रिया प्रशा का संयुक्त, फ्रांस प्रशा का संयुक्त, केवल प्रशा या इटली। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑस्ट्रिया प्रशा का संयुक्त। तो ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गेस्टाइन समझौते के द्वारा कील बंदरगाह पर किस राज्य का अधिकार प्राप्त हुआ? ऑस्ट्रिया प्रशा का संयुक्त अधिकार हुआ। अब ये गेस्टाइन समझौता क्या है, इसके विषय में हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए 1862 ईस्वी में प्रशा का चांसलर बनने के बाद बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण का कार्य तेज कर दिया। शेल्स्विंग और होल्स्टीन की समस्या पर बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क को पराजित कर दिया। उसके बाद बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ गेस्टाइन नामक स्थान पर 14 अगस्त 1865 ईस्वी को एक संधि की, जिसे गेस्टाइन समझौता कहते हैं। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 164, पुनर्शासन संधि जर्मनी ने किसके साथ की? 4 ऑप्शन है, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, रूस। ओके, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पुनर्शासन संधि जर्मनी ने किसके साथ की? रूस के साथ। ये पुनर्शासन संधि है क्या, इसके विषय में हम जानेंगे। देखिए 1887 में बिस्मार्क ने रूस के साथ पुनर्शासन संधि की थी, जिसका मुख्य लक्ष्य रूस का फ्रांस से घनिष्ठ संबंध स्थापित नहीं होने देना। ओके, इसको अलग रखना। रूस ने बिस्मार्क विरोधी लहर होने के बावजूद बिस्मार्क ने रूस के साथ मित्रवत संबंधों को पुनः जीवित करने का आश्वासन के साथ एक संधि करने का प्रयास किया, जिसको पुनर्शासन संधि कहा गया। ओके, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 165, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, जापान। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताना इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी, तो बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कार्ल मार्क्स के जन्म के विषय में। देखिए इनका जन्म जो हुआ था 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। ये इनका जन्म हुआ था यहूदी परिवार में हुआ था, लेकिन फिर इनके परिवार वालों ने बाद में ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। ओके, बाद में ये सिर्फ जर्मनी में ही नहीं, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम आदि कई देशों में रहे। ओके, कार्ल मार्क्स हैं क्या, आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, इंटर में भी पढ़ा होगा, अगर आपने आर्ट लिया होगा तो। देखिए ये एक दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री भी थे, इतिहासकार भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे और पत्रकार भी थे, वैज्ञानिक भी थे और समाजशास्त्री भी थे। आप कह सकते हैं ये सब कुछ बन गए थे। ओके, कोई भी क्षेत्र इन्होंने नहीं छोड़ा था। तो 165 का बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 166, हमारा भविष्य समुद्र पर निर्भर है। हमारा भविष्य समुद्र पर निर्भर है, उपयुक्त कथन किस देश के शासक का है? ऑस्ट्रिया, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, जर्मनी। हमारा भविष्य समुद्र पर निर्भर है, ये किसने कहा? जर्मनी देश के शासक ने कहा था। उसका नाम क्या था? विलियम द्वितीय। देखिए विलियम द्वितीय जर्मनी का अंतिम सम्राट था। उसी ने कहा था कि हमारा भविष्य समुद्र पर निर्भर है। ओके, विलियम द्वितीय अत्यधिक हठी, महत्वाकांक्षी और क्रोधी व्यक्ति का था। वह भविष्य को समुद्र पर निर्भर बताया। ओके, याद रखना डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर नाम पूछे तो विलियम द्वितीय। ओके, डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 167, गेस्टाइन का समझौता बिस्मार्क ने किस देश के साथ किया? बताना है। गेस्टाइन का समझौता बिस्मार्क ने किस देश के साथ किया? इटली, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, फ्रांस। ओके, तो सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गेस्टाइन का समझौता बिस्मार्क ने किस देश के साथ किया था? तो फ्रांस। तो सी आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 168, किसने जर्मनी के एकीकरण में आर्थिक एकीकरण का कार्य किया? जोल्वेरिन, आर्थिक प्रतिबंध, क्रांतिकारियों, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, जोल्वेरिन। कहीं कहीं आपको जोल्वेराइन भी देखने को मिलेगा, तो दोनों सेम ही है। इसका अर्थ होता है प्रश्न संख्या 169,
ऑस्ट्रिया किस युद्ध में प्रसा द्वारा पराजित हुआ? बताना है। 4 ऑप्शन हैं, सैडोवा, क्रेमलिन, थूर, नस्साउ। ये सभी युद्ध के नाम दिए हुए हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, सैडोवा। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑस्ट्रिया किस युद्ध में प्रसा द्वारा पराजित हुआ? सैडोवा के युद्ध में। ये युद्ध कब हुआ? 3 जुलाई 1866 ईस्वी को ये यह युद्ध हुआ था, सैडोवा का युद्ध। ओके, जिसमें ऑस्ट्रिया जो है प्रसा द्वारा पराजित हो गया था। तो याद रखेंगे, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 170। फ्रैंकफर्ट संसद में सेंट पॉल चर्च में औरतों का प्रवेश दिया जाता था केवल विरोधी के रूप में, जनाने के बड़े के रूप में, संरक्षक के रूप में, प्रेक्षक के रूप में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जनाने के बड़े के रूप में। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट संसद में सेंट पॉल चर्च में औरतों को प्रवेश दिया जाता था केवल जनाने बड़े के रूप में। तो बी आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 171। 1848 में प्रसा का राजा कौन था? प्रसा के विषय में हम बता चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताए थे दूसरे नंबर वाले वीडियो में। ओके, तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लेना। 1848 में प्रसा का राजा कौन था? 4 ऑप्शन है, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, विलियम द्वितीय, इमैनुअल द्वितीय, लुई नेपोलियन। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1848 ईस्वी में प्रसा का राजा कौन था? फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। ओके, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 172। 23 अगस्त 1939 को नाजी सोवियत गैर आक्रमणकारी समझौता कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन है, मॉस्को, ऑस्ट्रिया, रोम, मिस्र। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मॉस्को। ए आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 23 अगस्त 1939 को नाजी सोवियत गैर आक्रमणकारी समझौता कहाँ हुआ था? मॉस्को में। तो याद रखेंगे, ए आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 173। 1819 में जर्मनी में गुप्त समाजों की गतिविधियों को रोकने हेतु कौन सी संस्था का निर्माण किया गया है? 4 संस्थाएं के नाम दिए हैं, काजबैड, पेक्रिज, यंग इटली, ब्लूम्सबरी ग्रुप, स्टेटस को। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, काजबैड, पेक्रिज। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1819 में जर्मनी में गुप्त समाजों की गतिविधियों को रोकने हेतु किस संस्था का निर्माण किया गया था? काजबैड, पेक्रिज। तो ए आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 174। फ्रैंकफर्ट संसद का दिनांक है? बताना है। फ्रैंकफर्ट संसद का दिनांक है 18 मई 1848, 18 मई 1849, 18 मई 1947 या 18 मई 1846। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 18 मई 1848। ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट संसद का दिनांक है 18 मई 1848। ओके, संसद यानी कहीं कहीं आपको पार्लियामेंट भी देखने को मिलेगा, कहीं राष्ट्रीय सभा देखने को मिलेगा, ये सब सेम है। इसको इंग्लिश में पार्लियामेंट बोला जाता है, अपने यहाँ पार्लियामेंट बोला जाता है। ओके, संसद भी बोला जाता है। तो ये जर्मनी की पहली संसद थी, स्वतंत्र रूप से चुनी गई संसद, सभी के लिए थी। ओके, इसका चुनाव 1 मई 1848 को हुआ था, लेकिन जो इसका सत्र चालू हुआ था वो 18 मई 1848 से चालू हुआ था। तो याद रखेंगे, ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 175। फ्रैंकफर्ट संसद का स्थान है सेंट जॉन चर्च, सेंट मेरी चर्च, सेंट क्लॉज चर्च, सेंट पॉल चर्च। इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, सेंट पॉल चर्च। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट संसद का स्थान है सेंट पॉल चर्च। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 176। 1870 से बिस्मार्क ने अपनी निम्न नीति द्वारा अपने देश के लिए राष्ट्रीय एकता स्थापित की। किसके द्वारा? रक्त व कष्ट, रक्त व क्रोध, रक्त व लौह, रक्त व फौलाद। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, रक्त व लौह। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1870 में बिस्मार्क ने अपनी निम्न नीति द्वारा अपने देश के लिए राष्ट्रीय एकता स्थापित की, रक्त एवं लौह नीति द्वारा।
किसके द्वारा? रक्त एवं लौह नीति द्वारा। सबसे पहले हम बिस्मार्क के विषय में जानेंगे, फिर उसके बाद रक्त एवं लौह की नीति को जानेंगे। बिस्मार्क का पूरा नाम है ऑटो एडवर्ड लियोपोल्ड बिस्मार्क, जो कि जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर था। ओके, जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर था। इसे ओटो फान के नाम से भी जाना जाता है, इस नाम से भी ये काफ़ी मशहूर था। ओके, अब लौह एवं रक्त की नीति क्या है इसके विषय में जान लेते हैं। बिस्मार्क ने जर्मनी में खुला ऐलान कर दिया था कि जर्मनी की समस्या जो है इसका समाधान बौद्धिक भाषणों से नहीं, आदर्शवाद से नहीं, बहुमत के निर्णय से नहीं, वरन प्रजा के नेतृत्व में रक्त एवं तलवार की नीति से होगा। उसने कहा कि जो जर्मनी की समस्याएं हैं वो भाषण देने से नहीं होंगी, आदर्शवाद से चलने से नहीं होंगी, और न तो चुनाव से होगा। इसने लौह एवं रक्त नीति को अपनाया और इसके द्वारा जर्मनी की राष्ट्रीय एकता को स्थापित किया। ओके, तो सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 177। 3 सम्राटों की लीग किसने स्थापित की? 3 सम्राटों की लीग किसने स्थापित की? मेटरनिख, बिस्मार्क, कैऊर, गैरिबाल्डी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, बिस्मार्क। ओके, तो याद रखेंगे 3 सम्राटों की लीग किसने स्थापित की? बिस्मार्क। तो बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 178। 1888 में किसने कहा था हम जर्मन लोग केवल ईश्वर से डरते हैं, इसके अलावा दुनिया में किसी से नहीं? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताना है। 4 ऑप्शन है, बिस्मार्क, कैऊर, मेटरनिख, नेपोलियन। राइट ऑप्शन हो जाएगा ये बिस्मार्क। बिस्मार्क ने 1888 ईस्वी में कहा था अपने भाषण में कि हम जर्मन लोग केवल ईश्वर से डरते हैं, इसके अलावा दुनिया में किसी से भी नहीं डरते। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 179। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले थे, बताना है। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले थे। 4 ऑप्शन है, कैसर विलियम प्रथम और उनका मुख्यमंत्री ओटो वान बिस्मार्क। बी है मोनार्क विलियम चतुर्थ व उनका मुख्यमंत्री गैरिबाल्डी। सी है बिस्मार्क व गैरिबाल्डी। डी ऑप्शन है मैजिनी व गैरिबाल्डी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैसर विलियम प्रथम व उनका मुख्यमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क। तो ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, जानकारी के लिए हम आपको बताएं कि जर्मनी पहले एक देश नहीं था, पहले ये एक राज्य था और कई छोटे राज्यों में ये बटा हुआ था, लगभग 300 से अधिक राज्य थे। ओके, तो ये फिर बाद में इसका एकीकरण हुआ था जिसमें सबसे मुख्य भूमिका थी बिस्मार्क की। ओके, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 180। जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किस राज्य ने किया? बावेरिया, प्रशिया, राइनलैंड, हनोवर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राइनलैंड। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किस राज्य ने किया? राइनलैंड। तो सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 181। किसने कहा जब फ्रांस को छींक आती है तो बाकी यूरोप धमाके से हिलता है? इतना बड़ा फ्रांस छींकता था भाई उस समय। जब फ्रांस को छींक आती है तो बाकी यूरोप धमाके से हिलता है, ये कथन किसका है? 4 ऑप्शन है, बिस्मार्क, कैऊर, विक्टर इमैनुअल द्वितीय, मेटरनिख। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बिस्मार्क। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बिस्मार्क ने कहा कि जब फ्रांस को छींक आती है तो बाकी यूरोप धमाके से हिलता है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। देखिए ये सही नहीं है, ये कथन है। ओके, एक उदाहरण के तौर पर जो दिया जाता है वो है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 182। ट्राइनान की संधि किनके बीच हुई थी? बताना है। ट्राइनान की संधि किनके बीच हुई थी? हंगरी मित्र राष्ट्र, जर्मनी मित्र राष्ट्र, बुल्गारिया मित्र राष्ट्र या तुर्की मित्र राष्ट्र? देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हंगरी मित्र राष्ट्र। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ट्राइनान की संधि किनके बीच हुई थी? हंगरी मित्र राष्ट्र, यानी ये आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 183। सेवे की संधि कब हुई थी? कहीं कहीं आपको सेवरेस भी देखने को मिलेगा, तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो दोनों सेम ही हैं। कहीं कहीं एक दूसरे की लिखावट अलग हो जाती है। ओके,
तो सेवी की संधि कब हुई थी ये बताना है आपको। 1919, 1920, 1921, 1922, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1920। तो बी का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस सेवी की संधि है क्या, इसके विषय में हम जान लेते हैं। देखिए, प्रथम महायुद्ध में तुर्की ने जर्मनी की ओर से लड़ा, ओके, और पराजित होने के बाद उसे मित्र राष्ट्रों में संधि करनी पड़ी, जिसे सेवी की संधि के नाम से भी जाना जाता है। ये संधि हुई थी 10 अगस्त 1920 ईस्वी को, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 184, सेवी की संधि किनके बीच हुई थी? हंगरी जर्मनी, बुल्गारिया ऑस्ट्रिया, तुर्की मित्र राष्ट्र, जर्मनी मित्र राष्ट्र। अभी हमने बताया करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, तुर्की मित्र राष्ट्र। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेवी की संधि किनके बीच हुई थी? तुर्की और मित्र राष्ट्र। देखिए, इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लेना। ओके, चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 185, बिस्मार्क के पूर्व प्रशा का चांसलर कौन था? बिस्मार्क के पूर्व मतलब बिस्मार्क के पहले प्रशा का चांसलर कौन था ये बताना है। ओके, 4 ऑप्शन है, बिस्मार्क देती, मैटरनिक, वान रून, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके पहले बिस्मार्क के पहले जो था विलियम प्रथम था, वो विलियम ऑप्शन में है नहीं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, तो डी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 186, बर्लिन कांग्रेस में ईमानदार दलाल की भूमिका किसने निभाई? बताना है। बर्लिन कांग्रेस में ईमानदार दलाल की भूमिका किसने निभाई? 4 ऑप्शन है, मैजनी, बिस्मार्क, कैसर विलियम प्रथम, विल्सन। देखिए, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बिस्मार्क। बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बर्लिन कांग्रेस में ईमानदार दलाल की भूमिका किसने निभाई? तो बिस्मार्क ने। तो बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 187, पूर्वी समस्या का जन्म यूरोप के किस साम्राज्य के विघटन से हुआ? पूर्वी समस्या का जन्म यूरोप के किस साम्राज्य के विघटन से हुआ? फ्रांस, जर्मनी, ऑटोमन साम्राज्य, रूस। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑटोमन साम्राज्य। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पूर्वी समस्या का जन्म यूरोप के किस साम्राज्य से के विघटन से हुआ? ऑटोमन साम्राज्य। तो सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 188, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सेनाओं की सेवा की थी? बताना है। 4 ऑप्शन है, क्रीमिया का युद्ध, बोअर का युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रीमिया का युद्ध। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्रीमिया के युद्ध में हम बहुत बार बता चुके हैं, एक काला सागर के आसपास चला युद्ध है, जिसकी शुरुआत हुई थी 5 अक्टूबर 1853 से और अंत हो गया था 30 मार्च 1856 तक। इतिहास में सबसे मूर्खतापूर्ण युद्ध माना जाता है, ये भी हमने बताया था। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 189, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ द्विपक्षीय समझौता कब किया? बताना है। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ द्विपक्षीय समझौता कब किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1859 ईस्वी, 1879 ईस्वी, 1850 ईस्वी या 1894 ईस्वी। देखिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1879 ईस्वी। तो यानी बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ द्विपक्षीय समझौता कब किया? 1879 ईस्वी, यानी बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 190, नोवा रीनो का युद्ध कब हुआ? बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोवा रीनो का युद्ध कब हुआ? 4 ऑप्शन है, 20 सितंबर 1830, 20 अक्टूबर 1827, 20 दिसंबर 1828 या 22 मार्च 1827। देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 20 अक्टूबर 1827, यानी बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 20 अक्टूबर 1827 को नोवा रीनो का युद्ध हुआ। ओके, याद रखेंगे। इस युद्ध में किन किन देशों ने भाग लिया था? इंग्लैंड, फ्रांस और तुर्की। तुर्की की हार हुई थी और इंग्लैंड फ्रांस की जीत। ओके, तो बी आपका जो है राइट ऑप्शन होगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 191, बर्लिन की संधि कब हुई? 1875 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1878 ईस्वी में, यानी 13 जुलाई 1878, यानी बी आपका जो है
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बर्लिन की संधि कब हुई? 1878 ईस्वी में। अगर पूरा पूछे तो 13 जुलाई 1878 याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 192। निम्न में से कब युवा तुर्कों द्वारा संसदीय प्रणाली लागू की गई? 1808 ईस्वी, 1899, 1905, 1908। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1908, यानी डी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कब युवा तुर्कों द्वारा संसदीय प्रणाली लागू की गई? 1908 ईस्वी में। याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 193। क्रीमिया युद्ध की समाप्ति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 4 ऑप्शन है। अबरदीन, पाल्मर्टन, चर्चिल, बिस्मार्क। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पाल्मर्टन, तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्रीमिया युद्ध की समाप्ति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पाल्मर्टन। अच्छा, क्रीमिया युद्ध हुआ कब था? 5 अक्टूबर 1853 को। तो ये भी याद रखना है। ओके, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 194। सेंट स्टीफानो की संधि किस वर्ष हुई? 1858, 1863, 1872, 1878। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1878, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 3 मार्च 1878। ओके, 3 मार्च 1878 स्टीफानो की संधि किस वर्ष हुई? 3 मार्च 1878। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 195। 1894 में हू ड्रेफस कांड से संबंधित अल्फ्रेड ड्रेफस कौन था? इतावली, जर्मन, अमेरिकी, यहूदी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अमेरिकी, तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1894 में हू ड्रेफस कांड से संबंधित अल्फ्रेड ड्रेफस कौन था? अमेरिकी था, तो सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 196। 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रीय तनाव का सबसे गंभीर स्रोत था? ओटोमान क्षेत्र, प्रासिया क्षेत्र, बाल्कन्स क्षेत्र, मकदूनिया क्षेत्र। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बाल्कन्स क्षेत्र, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, 1871 में के बाद यूरोप में राष्ट्रीय तनाव का सबसे गंभीर स्रोत था बाल्कन क्षेत्र। ओके, बाल्कन क्षेत्र यूरोप के दक्षिण पूर्वी राज्यों की सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 197। बाल्कन क्षेत्र में निवासी बृहद तौर पर जाने जाते थे? दास, राजा, लड़ाके, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, तो डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाल्कन क्षेत्र के निवासी बृहद तौर पर यानी अधिकतर किस तरह से जाने जाते थे? तो इनमें से कोई नहीं, न तो वो दास थे, न राजा थे और न लड़ाके थे, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 198। प्रासिया द्वारा स्थापित कई जर्मन राज्यों द्वारा सदस्यता ग्रहण की जाने वाली जोलवरिन थी? तो जोलवरिन के विषय में हम कई बार बता चुके हैं। जर्मन सेना, जर्मन पुलिस, कस्टम यूनियन या सीमा शुल्क संघ, ट्रेड यूनियन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कस्टम यूनियन, सीमा शुल्क संघ। जोलवरिन का अर्थ क्या है? सीमा शुल्क संघ, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 199। फ्रैंकफर्ट संसद के समय महिलाओं को किस चीज़ की अनुमति मिली? ओके, ये बताना है। 4 ऑप्शन है। वोट देने की अनुमति दी गई, दर्शकों दीर्घों में जाने की अनुमति दी गई, संविधान प्रारूपण में भाग लेने की अनुमति दी गई, उस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वोट देने की अनुमति दी गई। तो पहले वोट देना इनके लिए मना था, इनको वोट देने के लिए नहीं चुना जाता था। तो फिर जब से फ्रैंकफर्ट संसद यानी पार्लियामेंट बना, तब से इनको वोट देने की अनुमति मिल गई। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 200। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 4 ऑप्शन है। 1870, 1815, 1871, 1818। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1871। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 में। पहले जर्मनी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, लगभग 300 से अधिक राज्य थे। तो फिर जर्मनी का एकीकरण हुआ, बिस्मार्क की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी।
तो कब इस एकीकरण हुआ था? 3 चरणों में हुआ था। 1871 में इसका एकीकरण पूर्ण हो गया। तो दोस्तों कैसा लगे ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताना, ओके। और आप इतने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप कर पाए, 50 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन कर पाए, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।